अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए है। इसमें शामिल है जो अनुच्छेद 22 में जो दूसरा भाग है वो उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया, चाहे वो नागरिक भी हो सकता है और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालय न्यायाधीश होंगे। इसमें यह बता रखा है कि जब व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, और जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में कोई उचित कारण ना बताए, और जिसमें कौन कौन शामिल होगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। अगर कोई निरोध के आधार पर जो उसका मतलब किसी को गिरफ्तार, किसी को हिरासत किया है, तो उसके संबंधित व्यक्ति को बताना चाहिए हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन इसका सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि यह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिषेध करे। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का विरोध। ये है 23, अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का विरोध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार मतलब बाल श्रम और इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिषेध करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अगर इसमें किसी ने उल्लंघन किया जैसे बाल श्रम और मानव दुर्व्यापार, तो उसको कानून के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अगर कोई बाल श्रम या मानव दुर्व्यापार करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। उसमें सभी शामिल है, नागरिक भी है और गैर नागरिक दोनों शामिल हैं। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह है कि इसमें जो व्यक्ति है न केवल इसको राज्य के खिलाफ मतलब कि न किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है, दोनों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। अब मानव दुर्व्यवहार शब्द में क्या क्या शामिल है, मानव दुर्व्यवहार होता क्या है? इसमें है पुरुष, महिला, बच्चों की संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम है। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम कब है? 1956 में। ना जो मानव दुर्व्यापार में सब शामिल है, पुरुष, महिला और बच्चे तीनों शामिल हैं। और जो अधिनियम है मानव दुर्व्यापार का वो है अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में आया था। अब है अपवाद। इसमें क्या अपवाद है? यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं है। यह राज्य को अनुमति ये देता है कि जब सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जो सेवा होती है, सार्वजनिक सेवा कोई भी सेवा हो, जैसे कि सार्वजनिक सेवा में सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वो धन देने के लिए बाध्य, उसको धन देने के लिए उनसे कोई धन नहीं मांगा जाएगा, उसको धन देने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यही है कि किसी के साथ भी धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियां यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसमें यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, कारखाना, किसी में भी कार्य नहीं करने के लिए अनुमति नहीं है। लेकिन इस प्रतिषेध को नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम जो अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। इस दिशा में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया फिर 2005 में। इसके बाद बाल श्रम अधिनियम के बाद 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। बालकों के अधिकारों के
संरक्षण के लिए आयोग अधिनियम है। अब है बाल श्रम संशोधन। अब इसमें संशोधन भी क्या, 2005 में ये आया बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। तो फिर इसमें बाल श्रम संशोधन, ये बाल श्रम जो अधिनियम आया 1986 में, ये 1986 में जो बाल श्रम अधिनियम आया था 1986 में, उस पर संशोधन हुआ कब, 2016 में। इस अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया। बाल श्रम अधिनियम को 1986 को में संशोधन करके इसका नाम रख दिया गया बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया है। संशोधन अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसाय प्रक्रियाओं में रोजगार निश्चित करता है। 14 वर्ष से जो भी कम आयु के जो बच्चे होंगे उनको व्यवसाय और रोजगार में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। और फिर पुनः संशोधन अधिनियम किशोरों के लिए आया। 14 से 18 वर्ष तक के आयु के लिए खतरनाक व्यवसाय में भी निषेध है, कोई खतरनाक उनसे कार्य नहीं किया। अगर 14 से ऊपर हो जाते हैं वो, तो उनको 14 से 18 में तक की आयु के जो भी बच्चे होंगे उनको खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं करने दिया जाएगा। अब है धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसमें 25 में बताया गया है कि जो भी 25 के अनुसार जो भी व्यक्ति होंगे सभी को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से धर्म को मानने, कोई सा भी धर्म मानने के लिए और उसका आचरण करने के लिए, प्रचार करने का समान हक है। अगर कोई हिंदू है, अगर वो मुसलमान का धर्म मानना चाहता है तो वो उसको कोई जो ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ आपको एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं जाना है। तो इसमें यही बता रखा है कि कोई भी धर्म अबाध रूप से मान सकता है वो व्यक्ति, उसका आचरण भी कर सकता है और प्रचार भी कर सकता है। और इसके है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें क्या क्या बता रखा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, उसका आचरण करने का अधिकार और प्रचार करने का अधिकार। तो धर्म में यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है और कोई धर्म मानना चाहता है तो वो मान भी सकता है, उसका आचरण भी कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। उसके लिए उसको कोई मतलब कि बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों और गैर नागरिकों, ये अधिकार सबके लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं दी गई हैं। इसमें 2 व्याख्याएं दी गई है कि कृपान धारण करना, जो सिख लोग अपने कृपान धारण करते हो लेकर साथ चलने के लिए सिख धर्म के मानने का अधिकार है। और हिंदू धर्म में क्या क्या आता है, सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है हिंदू में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। धार्मिक और जो मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना की जाएगी उसका पोषण का भी अधिकार है। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का भी इनको अधिकार है। स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का भी अधिकार है, ऐसी संपत्ति के विधि के अनुसार है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें बता रखा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशिष्ट धर्म और संप्रदाय की अभिवृद्धि और पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। इसमें बता रखा है कि राज्य कर के रूप में अगर किसी से कर ले रहा है तो एकत्रित जो धन है उस विशिष्ट धार्मिक उत्थान और रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें दे रखा है कि किसी भी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों से विभेद करता है। ऐसे संस्थान जिनका पूरा रखरखाव राज्य करता हो। शैक्षणिक संस्थान कौन से विभेद करता है? 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं से विभेद करता है, जिसका रखरखाव राज्य करता हो और जिनका प्रशासन राज्य करता हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्याय के तहत हो, राज्य द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसमें बता रखा है कि हर व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक हो, उसको अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त होती है संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को राज्य में किसी स्थान पर उसको धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद और उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 29 में? इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभोग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है। इसमें यह है कि जो न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी गई कि केवल अल्पसंख्यकों के मामलों में नहीं, जैसा कि सामान्यतः क्योंकि नागरिक के अनुभोग का शब्द क्या है, इसमें अल्पसंख्यक भी होंगे और बहुसंख्यक दोनों शामिल होंगे। भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन का भी अधिकार है। अब है अनुच्छेद 30, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। इसमें बता रखा है, इसमें है कि सभी वर्गों को अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्यभूत अधिकार निलंबित या निराकृत नहीं करेंगे। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। इसमें अपनी भाषा में अपन शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले जो राज्य से जो आर्थिक सहायता ले रहे और मान्यता भी ले रहे वो संस्थान, और ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं, राज्य से तो मान्यता ले रहे हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। पहला है जिनको आर्थिक और मान्यता प्राप्त हो, और दूसरे में है मान्यता ले रखी लेकिन उनको कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है। और तीसरा है ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं। इसमें वो संस्थान भी शामिल है जो राज्य से मान्यता भी नहीं ले रहे और सहायता भी नहीं ले रहे, आर्थिक सहायता भी। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। यह एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। इसे संविधान की आत्मा और हृदय है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकारी है यह है संविधान की आत्मा और हृदय, जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है संविधान का। अनुच्छेद 32 इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है।
उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश और आदेश जारी करने का, इसमें उच्चतम न्यायालय किसी भी अधिकार के संबंध में निर्देश और आदेश जारी कर सकता है। संसद को यह भी शक्ति प्रदान है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। और संसद को यह भी शक्ति है कि वह कोई भी न्यायालय हो उसको निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय में निहित है। अनुच्छेद 226 में बताया है कि ये जो भी शक्तियाँ हैं सब उच्चतम न्यायालय में निहित हैं। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इसको स्थगित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 का क्या उद्देश्य है? मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभाव, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसमें यह है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए इसमें गारंटी दी गई है, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था दी गई है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। अनुच्छेद 32 में सिर्फ ये दे रखा है जो हमें जो मूल अधिकार प्राप्त है उसकी ही सुरक्षा की गारंटी है, अन्य अधिकारों की कोई गारंटी नहीं दी गई है। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर किसी के अधिकार का हनन हो रहा है तो इसको उपयोग किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं। रिट प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। रिट क्या उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं प्रतिप्रच्छा। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय के 3 प्रकार से भिन्न है। इसमें है कि उच्चतम न्यायालय का जो रिट और उच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय का जो रिट है वो उच्च न्यायालय तीन प्रकार से भिन्न है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है और जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य से भी जारी कर सकता है। जो पहला है वो है उच्चतम न्यायालय केवल सिर्फ मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए ही रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय वहीं इसके अलावा मतलब मूल अधिकारों के अलावा किसी भी उद्देश्य से रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार और उच्च न्यायालय मूल अधिकार के अलावा किसी भी उद्देश्य से रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है और जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या उसके क्षेत्र के राज्य का या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध और जबकि उच्च न्यायालय उस राज्य का जो व्यक्ति हो और अपने क्षेत्र के जो राज्य हो या अगर कोई दूसरे राज्य से संबंधित कोई मामला है तो उसके खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार भी सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो उपचार अपने आप में एक मूल अधिकार है। जो उपचार है अनुच्छेद 32 जो उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है और वहीं उच्च न्यायालय जो 226 है उसमें अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार भी सकता है। अब है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसके दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए।
और बंदी प्रकटीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यह रिट कब जारी नहीं किया जा सकता यदि कोई हिरासत कानून सम्मत हो या कार्रवाई हो रही हो। अब है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, परमादेश का। और ये दूसरा रिट है परमादेश, और यह एक नियंत्रण है जिससे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सकते हैं। और परमादेश रिट जारी कहाँ नहीं कर सकता परमादेश रिट जारी? परमादेश में है निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, और इसमें गैर संवैधानिक और जब कर्तव्य विवेकानुसार हो या जरूरी नहीं, संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के लिए और भारत के राष्ट्रपति या राज्यों में इसका यह परमादेश का है। हमें प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसमें बता रखा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने जो न्याय क्षेत्र में जो न्यायिक कार्य हो रहे हैं उनको रोकने के लिए प्रतिषेध का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ही रोकना है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं है। ये किसके लिए उपलब्ध नहीं है? ये विधायी निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अब है उत्प्रेक्षण, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र कर जारी कर दिया जाता है। प्रमाणित करने और सूचना देना, जिसमें उच्च न्यायालय जो होते हैं वो अपने अधिकरणों या जो लंबित मामलों होते हैं उसको स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेक्षण भी विविध विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अब है अधिकार प्रक्षा, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालयों में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है, और यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे भी किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। अभी सशस्त्र बल और मूल अधिकार के जो संबंध जो बता रखा है इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिकों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये किस पर प्रतिबंध लगा सकता है? जैसे कि अनुच्छेद ये जो अपने मूल अधिकार में सशस्त्र बलों पर, अर्धसैनिकों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। इसमें जो विधि का जो निर्माण है इसमें सिर्फ अनुच्छेद 33 में वो सिर्फ संसद को ही दिया गया है। इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब इसमें मूल अधिकारों की आलोचना भी की गई है। इसमें व्यापक सीमा होती है, मतलब एक सीमित सीमा दे रखी है। कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं, मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। कई अभिव्यक्तियां एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि सही व्याख्यापित नहीं करता, और स्थायित्व का अभाव है इसमें। जैसे संसद इसमें कटौती कर सकती है, उसको समाप्त भी कर सकती है, और आपातकाल के दौरान स्थगन भी हो सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसमें क्रियान्वयन का स्थगन हो सकता है, लेकिन फिर सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। महंगा उपचार है, न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीले है। निवारक निरोध है, निवारक निरोध का उपबंध अनुच्छेद 22 राज्य का मनमानी शक्ति प्रदान करता है।
तो इसी प्रकार हमारे जो मूल अधिकार का टॉपिक यहीं खत्म होता है।